राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके इंडियन हिस्ट्री के निःशुल्क बैच में मैं विष्णु पौदार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज के टॉपिक में हम अध्याय 2 कवर करने वाले हैं। यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, ये भारत में आने का क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर देखते हैं कौन कौन आए थे। सबसे पहले वास्को द गामा, यानी वास्को डी गामा आया था इसमें। मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था ये सबसे पहले। कालीकट के जैमोरिन राजा ने व्यापार की अनुमति इसको प्रदान की। कन्नानौर में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। तो भारत की खोज भी वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। सबसे पहले आया था ये 1498 में। उसके बाद पेट्रो अल्वारेज काब्राल, भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री की स्थापना कालीकट में 1500 में की। एक अरबी हमले को सफलतापूर्वक विफल किया था इसने। कालीकट पर बमबारी की और कोचीन और कन्नौज के शासकों से व्यापार समझौते किए थे इसने। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में नियुक्त हुए। अंधदीप, कोचीन, कन्नौज किले बनवाए। ब्लू वाटर पॉलिसी का समर्थन किया। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुत्व का स्थापना करना। कार्टाज सिस्टम की शुरुआत की। जहाज़ों के लिए परमिट प्रणाली थी। कार्टाज सिस्टम क्या था? जहाज़ों के लिए परमिट प्रणाली। पुर्तगालियों को इस क्षेत्र की प्रमुख समुद्री शक्ति बनाना चाहते थे। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गैर पुर्तगाली जहाज़ों की लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की। 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की। आदिल शाह को हराकर यह भारत में यूरोप में पहली प्रमुख विजय मानी जाती है, अलेक्जेंडर के समय के बाद। स्थानीय भारतीयों और पुर्तगालियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया। सती प्रथा का विरोध किया। भारत में पुर्तगालियों का प्रतिष्ठा। पुर्तगालियों ने गोवा के तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, जो कि बाद में मुंबई से दमन द्वीप तक फैला, फिर गुजरात तक विस्तारित हुआ था। उन्होंने 4 प्रमुख बंदरगाह शहरों उनके आसपास के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। पूर्वी तट पर कई सैनिक चौकियां और बस्तियां स्थापित की, विशेष रूप से सेंट थॉमस चेन्नई और नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में। 1579 तक मिशनरियों ने सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। सतगांव बंगाल में ईसाई व्यापारिक बस्ती की स्थापना की गई। भारत में पुर्तगालियों की नीति। नमक उत्पादन पर एकाधिकार, कस्टम हाउस की स्थापना और तंबाकू पर रोक लगाना। दास व्यापार की शुरुआत की। हिंदू मुस्लिम बच्चों को खरीदकर ईसाई धर्म में धर्मांतरित करवाया। भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, पुर्तगालियों के द्वारा की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। धार्मिक नीति। ईसाई धर्म का स्थायी प्रचार, हिंदू मुसलमानों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता प्रदर्शित की। अब दूसरा नंबर आता है डच। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच। 1596 में कॉर्नेलिस ऑटमैन पहले डच नागरिक बने, जिन्होंने सुमात्रा और बंटम तक पहुंच बनाई। 1602 में विभिन्न डच व्यापारिक कंपनियों का विलय कर डच ईस्ट इंडिया कंपनी BOC की स्थापना की गई। इस कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने और नेत्र क्षेत्रीय अधिग्रहण की अनुमति थी। भारत में डच प्रतिष्ठान। 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री स्थापित की। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि डचों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई थी। 1609 में पुलिकट चेन्नई के पास में फैक्ट्री बनाई गई। अन्य फैक्ट्री सूरत में 1616। इनके क्रम पूछे जाते हैं। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1609, सूरत 1616, बेमलीपट्टनम 1641, कार्यकाल 1645, चिंसुरा 1653, बारानगर, कासिम बाजार मुर्शिदाबाद के पास, बालासोर पटना, नागपट्टिनम 1658, कोचीन 1663। ये डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्रियाँ थी। भारत में डच व्यापार उत्पादन की बात करें, नील, यमुना घाटी और मध्य भारत में, कपड़ा, रेशम, बंगाल, गुजरात और कारमंडल क्षेत्र में, सॉल्ट पीटर बिहार, अफीम और चावल गंगा घाटी। डचों ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार एकाधिकार स्थापित किया। महत्वपूर्ण घटना तीसरा एंग्लो डच युद्ध 1672 से 74 तक, बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाज़ों पर डचों ने हमला किया। प्रतिशोध में अंग्रेजों ने 1759 में होली की लड़ाई में डचों को हरा दिया था। कुलेचेर की लड़ाई
1741 में हुई डच और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के बीच। यह लड़ाई मालाबार क्षेत्र में डचों की शक्ति का अंत साबित हुई। एंग्लो डच संधि 1814। डच कारोमंडल डच बंगाल पर डच शासन की बहाली। एंग्लो डच संधि 1824। ये क्षेत्र ब्रिटिशों को वापस सौंपे गए। अब आता है नंबर ब्रिटिश अंग्रेजों का। क्वीन एलिजाबेथ महत्वपूर्ण कारक। क्वीन एलिजाबेथ 1580 में फ्रांसिस ड्रेक को चार्टर प्रदान किया। 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्माडा को हराकर अपनी नौसेना शक्ति को मजबूत किया। 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने एक बार चार्टर जारी किया जिसमें गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन को ईस्ट इंडीज में व्यापार के विशेष अधिकार प्रदान किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। प्रारंभ 15 वर्षों तक एकाध कर रहा, बाद में मई 1609 में अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। बंगाल में विस्तार 1651 में शाह सूजा बंगाल के सूबेदार ने ब्रिटिशों को बंगाल में व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। तो अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति बंगाल में किसने प्रदान की थी? तो बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 में। बदले में सालाना 3000 का भुगतान लिया और शुल्क से मुक्त किया। अंग्रेजों ने बंगाल में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में स्थापित फैक्ट्री की बात करें तो होली 1651, कासिम बाजार, पटना, राजमहल। विलियम हेजेस बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर बनाए गए। शाइस्ता खान मुगल गवर्नर से शिकायत की 1682 में व्यापार विवादों को लेकर के। अंग्रेजों ने थाना, होली, बालासोर, मैदानपुर में किलेबंदियाँ की और सैनिक अड्डे बनाए। महत्वपूर्ण विकास। ब्रिटिशों ने 1200 में 3 गांव सुल्तानुटी, गोविंदपुर और कोलकाता के जमींदार अधिकार खरीदे। जॉर्ज चार्नोक कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। फोर्ट विलियम का निर्माण 1700 में हुआ। यह पूर्व प्रेसिडेंसी कलकत्ता का मुख्यालय बनाया गया। सल चार्ल्स आयर इसके पहले अध्यक्ष बने। पश्चिम और दक्षिण भारत में विस्तार। तो घटनाएं देखते हैं। 1609 कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार फैक्ट्री की अनुमति हेतु पहुंचा, लेकिन पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्य असफल रहा। नवंबर 1611 में आगरा को छोड़ गया। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की गई। 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट ने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगालियों को हराया। उन्हें जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री की अनुमति मिली। 1615 सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुंचे और फरवरी 1619 तक वहाँ पर ये रहे थे। थॉमस रो मोस्ट इंपोर्टेंट है। थॉमस रो किसके समय आया था? जहांगीर के दरबार में ही आया था। कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में गया था। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन प्रबंध प्राप्त हुआ। 1662 बॉम्बे को पुर्तगाली इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बाढ़ स्वरूप दिया, कैथरीन के दहेज के रूप में। आंगियार बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है। 1687 पश्चिमी प्रेसिडेंसी को सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित किया गया। फर्गुसियन का फरमान 1715। जॉन सुलेमान ने मुगल सम्राट फर्गुसियन से बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में व्यापारिक विशेषज्ञता डालने के लिए राज के फरमान प्राप्त किए। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आयात निर्यात को कस्टम शुल्क से मुक्त किया। बंगाल के लिए शर्तें। वार्षिक भुगतान 3000 को तय राजस्व के रूप में स्वीकार किया गया। अनुमति मिली फ्री टैक्स फ्री व्यापार के लिए दस्तावेज जारी करने, कलकत्ता के आसपास भूमि और मकान किराए पर देने की। मद्रास सूरत के लिए शर्तें। मद्रास शुल्क मुक्त व्यापार और भूमियत का। सूरत 10,000 वार्षिक शुल्क पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति। बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के ढाले जा सकते थे। भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति थी लुई 16वें के शासक फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की। फ्रेंच व्यापार को भारतीय प्रशांत महासागर में डचों को 20 वर्षों का एकाधिकार दिया गया। विस्तार की बात करें 1667 फ्रांसवा कारो ने एक अभियान का नेतृत्व किया, सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में मारकारा एक फ्रेंच अर्मीनियन ने गोलकुंडा के सुल्तान से व्यापार लाइसेंस प्राप्त किए। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की गई। 1673 शाइस्ता खान बंगाल का सूबेदार की अनुमति से कलकत्ता के पास फ्रांसीसी अड्डा स्थापित हुआ। 1673 शेर खान लोधी बालकंदापुर के गवर्नर ने पांडिचेरी में फ्रांसवा मार्टिन को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। 1674
पांडिचेरी को अपने औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। फ्रांसवा मार्टिन वहाँ के पहले गवर्नर बनाए। बाद में फ्रांसीसी फैक्ट्रियाँ इन स्थानों पर स्थापित की गईं। कारकोल कार्यकाल बालासोर माहे कासिम बाजार 1693 डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया। रायसविक की संधि 1697 फ्रांस को पांडिचेरी वापस लौटा दिया गया। डेनिश और डेनमार्क 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 त्रावणकोर तंजौर में फैक्ट्री स्थापित की। मुख्य बस्ती श्रीरामपुर कोलकाता के पास स्थित थी। डेनिश फैक्ट्रियाँ 1645 में ब्रिटिशों को बेच दी गईं। डेनिश व्यापारी व्यापार से अधिक मिशनरी कार्यों पर केंद्रित थे। कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक लड़ा गया। यूरोपियन में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध से प्रेरित हुआ, जिसके कारण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसके कारण अंग्रेजी नौसेना ने बर्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाजों को पकड़कर प्रतिक्रिया भड़काई। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एडमिरल लावांद्रोनेस ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने मॉरिशस की नौसेना की मदद से 1740 में मद्रास पर कब्जा किया। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक लड़ा गया था। एक्सला-चैपविल की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास को अंग्रेजों से वापस कर दिया गया। फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में क्षेत्र मिले। प्रमुख युद्ध सेंट थॉमस चेन्नई फ्रांसीसी बनाम कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन जो अंग्रेजों के साथ थे। दूसरी है कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। डुप्लेक्स फ्रांसीसी गवर्नर दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। हैदराबाद संघर्ष नासिर जंग पोता बनाम मुजफ्फर जंग पोता के बीच हुआ। कर्नाटक अनवर उद्दीन नवाब बनाम चंदा साहिब के बीच संघर्ष। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरनगर जंग और चंदा साहिब का समर्थन किया। अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवर उद्दीन का समर्थन किया। अम्बूर की लड़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। डुप्लेक्स चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अनवर उद्दीन खान को हराया। चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। यह युद्ध 1754 पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक जुड़ा था, जो कि ऑस्ट्रिया द्वारा सिल्वेसिया को वापस लेने के प्रयास से शुरू हुआ था। 1758 में काउंटी की लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेज किले पर कब्जा किया। काउंट डी लैली को ब्रिटिश जनरल एयरकूटे द्वारा हराया गया। इसका निर्णायक युद्ध बांडीवास की लड़ाई 1760 तमिलनाडु में मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पर आपको ध्यान देना है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट के द्वारा किया गया था बांडीवास के युद्ध में 1760 में। फ्रांसीसी सेना के नेता काउंट डी लैली पराजित हुए। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक हुआ था। युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि 1763 के साथ में। ये युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रांसीसियों को भारत में सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य के लिए अपनी बस्तियां बनाए रखने की अनुमति दी गई। किलेबंदी सख्ती से प्रतिबंध कर दी गई। बंगाल के नवाब और अंग्रेज मुर्शिद कुली खान और औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। तो मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बनाया था किसने? औरंगजेब ने। सलाउद्दीन खान ने बिहार के सूबे को अपने अधीन कर बंगाल का हिस्सा बना दिया। सरफराज खान ने आलम-उद-दौला हल्दर जंग की उपाधि ग्रहण की। अलीवर्दी खान ने सिराज-उद-दौला को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। सिराज-उद-दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियों को किलेबंद करने से रोका। जिस 1757 की प्लासी की लड़ाई लड़ी 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराज-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम ने बुर्दमान मैदानपुर चटगांव की जिम्मेदारी अंग्रेजों को प्रदान की। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में व्यापार की स्वतंत्रता और 24 परगनों की जमींदारी प्रदान की थी। उसे क्लाइव का सियार भी कहा जाता है। नजम-उद-दौला मीर जाफर का पुत्र अंग्रेजों द्वारा कठपुतली का नवाब बनाया गया। ये दोहरी शासन प्रणाली का समय था। ब्लैक होल त्रासदी 1756 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है। काली घटना कालकोठरी त्रासदी ये 1756 में घटी थी। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया। 140 अंग्रेज बंदियों को पकड़ एक छोटे कमरे में रात भर बंद कर दिया था।
कमरा केवल 18 वर्ग फुट का था, जिसमें सिर्फ 2 खिड़कियां थीं। 123 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जिनमें से कई भारतीय सेवक भी शामिल थे। होलबेल में जानकारी दी गई है इसकी। क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः कब्जा किया। यह घटना 9 फरवरी 1757 को एक संधि का कारण बनी, जिससे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पुराने व्यापारिक कदकार बहाल हो गए। प्लासी का युद्ध 1757। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के शिविर में कुछ गद्दारों को गुप्त संधि कर ली। मीर जाफर रायदुल्ला, जगत सेठ, एक शक्तिशाली बैंकर और ओमचंद, इन्होंने संधि की थी। 23 जून 1757 को प्लासी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेना का आमना सामना हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी के मैदान में। मीर जाफर, जो सिराज की सेना का सेनापति था, युद्ध में शामिल नहीं हुआ। जगत सेठ ने भी नवाब को वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला हार गया, बंदी बनाया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया उसके बाद, और अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार और वाणिज्य का एक अधिकार प्राप्त हो गया। बक्सर का युद्ध 1764। मीर कासिम ने अंग्रेजी नियंत्रण से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। उसने ब्रिटिश अधिकारियों को हटा दिया। अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। उसके साथ उसने आंतरिक व्यापार पर भी सभी करों को समाप्त कर दिया। भारतीय ब्रिटिश व्यापारियों को समान अधिकार प्रदान किए थे। यदि अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नोट पैटर्न पर क्लासेज हमारी द्वारा चलाई जा रही हैं। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल PVS पॉलिटी जी के ट्रिक पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क कराई जाएगी। ब्रिटिशों ने मीर कासिम को उठाने का निर्णय लिया। मीर कासिम अवध भाग गया। उसने सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट से संधि की। इसके साथ संयुक्त सेनाएं 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजों से भिड़ी। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। अंग्रेजों को बंगाल शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई, लेकिन नमक पर 2% शुल्क लगा रहा। इलाहाबाद की संधि सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ हस्ताक्षरित की गई। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली 1765-72 रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई। सत्ता को 2 भागों में बांटा गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था का नियंत्रण। बंगाल का नवाब केवल नाम मात्र की शांति की व्यवस्था की सत्ता। यह प्रणाली दुरुपयोग, अकार्य क्षमता से ग्रस्त थी। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया। मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक लड़ा गया। युद्ध में शामिल पक्षों की बात करें, हैदराबाद के निजाम, मराठा और अंग्रेज बनाम मैसूर के हैदर अली के बीच लड़ा गया था। हैदर अली ने मराठों को रिश्वत दी और निजाम को अपना मित्र बना लिया। 4 अप्रैल 1769 मद्रास की संधि हुई, जिससे युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किससे समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के द्वारा 4 अप्रैल 1769 को। ने वादा किया यदि हैदर अली पर हमला हुआ तो वे सहायता करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 1771 में हैदर अली पर मराठों ने हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, जिससे मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ। हैदर अली ने अंग्रेजों पर संधि तोड़ने का आरोप लगाया। इस दौरान अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिससे हैदर अली को प्रेरणा मिली। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी गठबंधन बना लिया। 1781 अंग्रेजों ने एयरकूट के नेतृत्व में संयुक्त सेना को हराया। हैदर अली ने नवंबर 1771 में पोर्टो नोवो में हार झेली। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है। मार्च 1774 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से छीने गए क्षेत्र वापस कर दिए। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है मार्च 1784 में। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कि 1790 से 92 तक लड़ा गया था। मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया ताकि खोए हुए अधिकार वापस लिए जा सके। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के साथ मिलकर टीपू पर हमला कर दिया। 1790 में टीपू जनरल मिलोज की सेना को हराया। टीपू ने 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की ओर कूच किया। मराठी निजाम की सहायता से अंग्रेजों ने रंगपट्टनम को घेर लिया। अंतर टीपू ने हार मान ली और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है।
श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तें। मैसूर का लगभग आधा क्षेत्र विजेताओं को दिया है। 12 महल डंडीगोल मालावर को अंग्रेजों को सौंपा गया। मराठों को तुंगभद्रा नदी उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले। निजाम को कृष्णा नदी से पेनार नदी तक का क्षेत्र दिया गया। टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपये का युद्ध हर्जाना लगाया गया। टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों द्वारा बंधक बनाया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि को मानने से इनकार कर दिया और फ्रांसीसी सहायता लेने का प्रयास किया, जिससे 1796 में वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हुई और टीपू ने स्वयं को शासक घोषित किया। 1798 में लॉर्ड बेलेजली भारत के गवर्नर बन के आए और टीपू के फ्रांसीसी संबंधों पर चिंता जताई। बेलेजली ने टीपू की स्वतंत्रता प्राप्त समाप्त करने के लिए सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू की गई थी। इसकी मुख्य घटनाओं की बात करें, 17 अप्रैल 1799 को शुरू हुआ यह युद्ध। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। श्रीरंगपट्टनम के पत्र के दौरान अंग्रेज, मराठा और निजाम की सहायता से ये विजयी हुए। अंग्रेजों ने बोडियार वंश के एक बालक को मैसूर का शासक नियुक्त किया, जो ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। मैसूर पर सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी गई। 1798 में हैदराबाद को सहायक संधि प्रणाली के तहत सबसे पहले मिलाया गया। उसके बाद 1799 में मैसूर और 1801 में अवध को मिला लिया गया सहायक संधि प्रणाली के द्वारा। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर, बेलेजली ने सुंडा, हार्प ने हेली जिलों को मराठों को देने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने ठुकरा दिया। निजाम को गोटी, गोरमकोंडा जिले दिए गए। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम, श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर को पुराने बोडियार वंश के अधीन रखा गया, जिसमें कृष्णा राजा तृतीय एक नाबालिग को शासक नियुक्त किया गया। सहायक संधि प्रणाली स्वीकार की गई। 1831 में विलियम बेंटिक ने मैसूर का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। प्रशासनिक कुप्रबंध के कारण 1821 में लॉर्ड रिपन ने राज्य को फिर से एक मूल शासक को लौटा दिया। मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 तक। रघुनाथ राव ने 1775 में अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि व्यवस्था की। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775, जिसमें सैलसेट और भसीन को देने के बदले पेशवा बनने में सहायता की मांग की गई। ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को रद्द किया। 1776 में पुरंदर की संधि की गई। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे अंग्रेज क्रोधित हुए। अंग्रेजों ने जवाबी हमला किया और मराठों के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिए। इससे माधोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने प्रतिरोध किया। बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ब्रिटिशों को 1775 के बाद जीते गए क्षेत्र वापस करने पड़े। हालांकि ब्रिटिश संसद ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसने दोनों पक्षों ने स्वीकार किया और युद्ध समाप्त हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है सालबाई की संधि 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। पेशवा माधवराव नारायण ने 1795 में आत्महत्या कर ली। रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय ने नया पेशवा बनने का दावा किया। 1 अप्रैल 1801 को बाजीराव द्वितीय ने बिठोजी जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या करवाई। इसके बाद बाजीराव द्वितीय बसीन भाग गए। 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर की, जिसमें अंग्रेजों से सहायता मांगी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818। पिंडारी, जो बाड़े के सैनिक थे, मराठों से जुड़े, उन्होंने आसपास के इलाकों को लूटपाट शुरू कर दी और अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे उनको उन्होंने लूटना प्रारंभ कर दिया था। अनियमित रोजगार के कारण अंग्रेजों ने मराठों पर पिंडारियों के संरक्षण को देने का आरोप लगाया। बाजीराव द्वितीय, जो कि अब पछता रहे थे, उन्होंने 1817 में अंग्रेजों के पक्ष में दोबारा संगठित होने का प्रयास किया। पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंस पर हमला किया, जबकि अप्पा साहेब नागपुर में आक्रमण शुरू किया। अंग्रेजों ने तीव्र आक्रमण किया, मराठा संघ को निर्णायक रूप से पराजित किया। प्रमुख पराजय पेशवा खिड़की में, भोसले सीताबुल्दी में, होलकर महिदपुर में। महत्वपूर्ण संधि पुणे की संधि जून 1857 पेशवा के साथ, ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 सिंधिया के साथ, मानसूर की संधि जनवरी 1818 होलकर के साथ हुई। बाजीराव द्वितीय को उत्तर भारत में निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह मान सिंह सकरसिया मिसर के पुत्र रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की और महाराजा की उपाधि धारण की। यद्यपि सिख धर्म स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता और सिख क्षेत्रों को एकीकृत किया, जो
कश्मीर से लेकर सिंध तक, अफगान से हरियाणा तक फैले थे। अमृतसर की संधि 1809। रणजीत सिंह ने मेटकॉप के लक्षात्मक संधि प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस संधि की शर्त पर कि सिख अफगान संघर्ष हुआ तो अंग्रेज तटस्थ रहेंगे। हालांकि बाद में वार्ता विफल हो गई। नेपोलियन से बढ़ते तनाव के कारण अंग्रेज अधिक आक्रामक हुए। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपनी सीमा और अंग्रेजों की सीमा के बीच सीमा रेखा स्वीकार कर लिया। 1838 अंग्रेजों के दबाव में रणजीत सिंह ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर की है। उन्हें अंग्रेजों को अपने क्षेत्र को दोस्त मोहम्मद अफगान शासक पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई, जिससे सिख साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840। सिख सेना ने 11 दिसंबर 1845 को सतलज नदी पार की, जिससे अंग्रेजों आक्रामक कार्रवाई के रूप में देखा। इसके बाद युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों लाल सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में सिखों की पराजय होती है। मुल्क की 18 दिसंबर 1845। फिरोज शाह 22 दिसंबर 1845। बड़े बाल 28 जनवरी 1840। सुबराव 10 फरवरी 1840। लाहौर 20 फरवरी 1840 को अंग्रेजों के अधीन हो गया। लाहौर की संधि मार्च 1840 में। संधि के तहत सिखों को मजबूर किया गया 1 करोड़ रुपये से अधिक युद्ध क्षतिपूर्ति चुकानी पड़ेगी। ब्यास सतलज नदी के बीच क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्ति की अनुमति दी गई। सैनिक बल भंग करने पड़े। दिलीप सिंह को महारानी जिंदल के संरक्षण में शासक के रूप में मान्यता दी गई। लाल सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कश्मीर, जिसमें जम्मू भी शामिल था, को गुलाब सिंह को बेच दिया गया क्योंकि सिखों ने पूरी क्षतिपूर्ति नहीं चुकाई थी। 16 मार्च 1840 को एक अलग संधि के द्वारा कश्मीर का अधिकार गुलाब सिंह को हस्तांतरित कर दिया गया। बहरोवाल की संधि दिसंबर 1840 में होती है। रानी जिंदल को रेजिडेंट के पद से हटाया गया। पंजाब की एक परामर्श परिषद को स्थापित की गई। इस परिषद की अध्यक्षता रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के द्वारा की गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1828-49। कश्मीर, जिसमें जम्मू भी शामिल था, गुलाब सिंह को बेच दिया। सिख पूर्ण रूप से युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं चुका पाए। 16 मार्च 1840 एक अलग संधि द्वारा कश्मीर का अधिकार गुलाब सिंह को हस्तांतरित किया गया। बहरोवाल की संधि दिसंबर 1840 में होती है। पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होता है। जिंदल को रेजिडेंट के पद से हटाया गया और परिषद की स्थापना की गई। परिषद की अध्यक्षता रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने की। रानी जिंदल को बनारस निवास दिया गया। उन्हें कैद पेंशन प्रदान की गई। उनके साथ ही अमानवीय व्यवहार से सिखों को अधिक विरोध हुआ। मूर मुल्तान के गवर्नर ने विद्रोह किया और ब्रिटिश 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। शेर सिंह ने मूरराज का साथ दिया, जिसमें मुल्तान में एक बड़ा विद्रोह हुआ। इसके साथ लॉर्ड डलहौजी ने सिख प्रतिरोध को कुचलने के लिए अभियान चलाया, जिसका अंत पंजाब के पूर्ण विलय के रूप में हुआ। मुख्य युद्ध रामनगर का युद्ध। सर हुग ब्रिटिश सेना का प्रमुख। सिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849। सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया। अफगान सहयोग को से बाहर खदेड़ा गया। गुजरात वर्तमान में पाकिस्तान के रावी झेलम नदी के निकट पर स्थित है। रिंग फेंस नीति ब्रिटिश विस्तार की नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया। कंपनी के सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बफर जोन तैयार किए। ब्रिटिश भारत की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। रिंग फेंस के तहत आने वाले राज्य ब्रिटिश सेना की सहायता दी जाती है, लेकिन उन्हें खर्च उन्हीं राज्यों को वहन करना होता था। इन राज्यों को सहायक बल बनाए रखना अनिवार्य था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के नेतृत्व में होते थे। सहायक संधि की नीति प्रस्तावक लॉर्ड वेलेजली। नीति के अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने राज्यों में स्थायी ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें इन सैनिकों के रखरखाव का खर्च वहन करना पड़ता था। शासकों को ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अधिकारी को नियुक्त करने की मनाही थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई संधि युद्ध नहीं किया जा सकता। बदले में ब्रिटिश शासकों सुरक्षा का वादा करते थे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। जिन भारतीय राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की, अब उनको देखते हैं क्रम से। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम 1798 1800 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध के नवाब नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार भोंसले राजा दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, राजपूत राज जोधपुर जयपुर माचेरी बूंदी बर्तमान 1818 और होलकर 1818। प्रस्तावक लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प की नीति।
कहा कि दत्तक पुत्र केवल व्यक्तिगत संपत्ति का उत्तरदायी हो सकता है, गद्दी का नहीं। इस नीति का उपयोग उन राज्यों के विलय के लिए किया गया जहाँ कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं था। इस नीति के तहत हड़पे गए राज्य सबसे पहले 1848 में सतारा, जैतपुर, संबलपुर 1849 में, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका बुरोज के द्वारा हराया गया, नागपुर 1854, तंजौर का 1855। अगर आपको वीडियो चली हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।